हेलो एवरीवन, वेलकम टू वायर एजुकेशन क्लास 9 एंड 10 हिंदी। तो इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी के संचयन भाग 2 को पूरा इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं वन शॉट में। तो सबसे पहले देखते हैं कि सीबीएसई 2023 के सिलेबस के अनुसार जैसे आप लोग को कौन कौन चैप्टर आप लोग को पढ़ना है। तो इस बुक में जैसे टोटल आप लोग को 3 चैप्टर है। तो आप लोग को जैसे इसमें एक भी डिलीटेड नहीं है, आप लोग को टोटल तीनों के तीनों चैप्टर पढ़ना है। तो कौन कौन से चैप्टर है? सबसे पहला चैप्टर है हरिहर काका, और सेकेंड चैप्टर है सपनों कैसे दिन, और थर्ड चैप्टर है लास्ट टोपी शुक्ला। ये तीनों चैप्टर जैसे आप लोग को पढ़ने हैं। तो आप लोग जैसे इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, आप लोग जैसे ये 3 चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की ओर चलते हैं, जिसका नाम है हरिहर काका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हरिहर काका स्टोरी के लेखक हैं मिथिलेश्वर जी। इनका जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार के भोजपुर जिले के वैसाडीह गांव में हुआ था। वे हिंदी में एमए और पीएचडी किए हुए हैं। तो चलिए चैप्टर की ओर चलते हैं। हरिहर काका कहानी मिथिलेश्वर जी द्वारा लिखी कहानी हरिहर काका ग्रामीण परिवेश में रहने वाले एक वृद्ध व्यक्ति की कहानी है, जिसने अपना संपूर्ण जीवन सादगी में व्यतीत किया। जीवन के अंतिम पड़ाव पर वह बेबस और लाचारी का शिकार हो गया है। इसके सगे संबंधित सब स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। लेखक का हरिहर काका से परिचय बचपन का है। हरिहर काका उसके पड़ोस में रहते थे। उन्होंने उसे अपने बच्चे की तरह प्यार और दुलार दिया। वे उससे अपनी कोई भी बात नहीं छिपाते थे, परंतु पिछले कुछ दिनों की घटनाओं के कारण वे शांत बैठे रहते थे। लेखक के अनुसार उनके पिछले जीवन को जानना अत्यंत आवश्यक है। लेखक का गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। असन बाजार बस स्टैंड के पास है। गांव की कुल आबादी 2,500-3 हजार है। गांव में 3 स्थान प्रमुख है, एक तालाब, दूसरा पुराना बरगद का पेड़ और तीसरा ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे लोग ठाकुर बाड़ी भी कहते हैं। यह मंदिर गाँव वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठाकुर बाड़ी की स्थापना कब हुई, इसका किसी को विशेष ज्ञान नहीं था। इस संबंध में प्रचलित है कि जब गांव बसा था उसी समय एक संत ने इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। उस संत ने इस स्थान पर ठाकुर जी की पूजा आरंभ कर दी। लोगों ने धर्म और सेवा भावना से प्रेरित होकर चंदा इकट्ठा करके ठाकुर जी का मंदिर बनवा दिया। उनका मानना था कि यहाँ मांगी हर मन्नत जरूर पूरा होती है। ठाकुर बाड़ी के पास काफी जमीन है। पहले हरिहर काका नियमित रूप से ठाकुर बाड़ी जाते थे, परंतु परिस्थिति वश अब उन्होंने यहाँ आना बंद कर दिया। हरिहर काका के 4 भाई हैं, सभी विवाहित हैं। उनके बच्चे भी बड़े हैं। हरिहर काका ने 2 शादी की थी, परंतु उन्हें बच्चे नहीं हुए थे। उनकी 2 पत्नियां भी जल्दी स्वर्ग सिधार हो गई थी। हरिहर काका ने तीसरी शादी बढ़ती उम्र के कारण नहीं की थी। वे अपने भाइयों के परिवार के साथ ही रहते थे। हरिहर काका के पास कुल 60 बीघा खेत है। प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघा खेत है। परिवार के लोग खेत बाड़ी पर निर्भर थे। भाई ने अपनी पत्नी को हरिहर काका की इच्छा प्रकार सेवा करने के लिए कहा। कुछ समय तक वो भली भांति सेवा करती रही, परंतु बाद में न कर सकी। एक समय ऐसा आया जब घर में कोई उन्हें पानी देने वाला भी नहीं था। बचा हुआ भोजन उनकी थाली में परोसा जाने लगा। उस दिन उनकी सहन शक्ति समाप्त हो गई। जब हरिहर काका के भतीजे का मित्र शहर से गांव आया, उसके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन बनाए गए। काका ने सोचा कि उन्हें भी स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उनको वही रूखा सूखा भोजन परोसा गया। हरिहर काका क्रोधित हो गए। उन्होंने थाली उठाकर आंगन में फेंक दी और बहुओं को खरी खोटी सुनाई। ठाकुरबाड़ी के पुजारी उस मंदिर के कार्य के लिए उन्होंने मंदिर पहुंचकर इस घटना की सूचना महंत को दी। महंत ने इसे शुभ संकेत समझा और सारे लोग हरिहर काका के घर की तरफ निकल पड़े। महंत काका को समझकर ठाकुर बाड़ी ले आए। उन्होंने संसार की निंदा शुरू कर दी, दुनिया को स्वार्थ कहने लगे तथा ईश्वर की महिमा का गुणगान गाने लगे। महंत ने हरिहर काका को समझाया कि अपनी जमीन मंदिर के नाम लिख दो, जिसे तुम्हें बैंकुट की प्राप्ति होगी तथा लोग तुम्हें हमेशा याद करेंगे। हरिहर काका उनकी बात ध्यान से सुनते रहे। वे दुविधा में पड़ गए। जब उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, महंत ने ठाकुर बाड़ी में ही उनके रहने तथा खाने पीने की उचित व्यवस्था करवा दी। जैसे ही इस घटना की सूचना भाइयों को लगी, वैसे ही उन्होंने मनाने के लिए फिर से ठाकुर बाड़ी पहुंचे, पर वे उन्हें घर वापस लाने में सफल न हो सके। पर अगले ही दिन ठाकुर बाड़ी पहुंचे और काका के पांव पकड़कर रोने लगे। उन्होंने अपने दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगे। हरिहर काका का दिल पसीज गया। वे घर वापस आ गए। अब काका की बहुत सेवा होने लगी। उन्होंने जिस किसी वस्तु की इच्छा होती ही आवाज लगा देते और वस्तु उन्हें तुरंत मिल जाती थी। गांव में काका की चर्चा होने लगी। घर के सदस्य जमीन अपने नाम लिखवाने का प्रयत्न करने लगे, परंतु हरिहर काका के समक्ष अनेक ऐसे उदाहरण थे जिन्हें जीते जी अपनी जमीन को अपने रिश्तेदार के नाम लिख दी थी। बाद में पछताते रहे। महंत भी मौका देखते ही उनके पास आ जाता है और उन्हें समझाते रहता है। कुछ समय बाद महंत जी की चिंताएं बढ़ने लगी। वे इस कार्य का उपाय सोचने लगे। एक दिन योजना बनाकर महंत ने अपने आदमियों को भाला, गड़ासा और बंदूक से लेस करके काका का अपहरण करवाया। हरिहर काका के भाइयों एवं गांव के लोगों को खबर लगी, तब वे ठाकुर बाड़ी जा पहुंचे। उन्होंने मंदिर का दरवाजा
दरवाजा खुलवाने का प्रयत्न किया पर वे असफल रहे। तब उन्होंने पुलिस को बुलाया। मंदिर के अंदर महंत एवं उसके आदमियों ने काका से जबरदस्ती कुछ सादे कागज पर अंगूठे के निशान ले लिए। काका महंत के इस रूप को देखकर हैरान हो गए। पुलिस ने बहुत मुश्किल से मंदिर का दरवाजा खुलवाया परंतु उन्हें अंदर कोई हलचल दिखाई नहीं दी। तभी एक कमरे में धक्का मारने की आवाज आई। पुलिस ने ताला तोड़कर देखा तो काका रस्सी से बंधे मिले। उन्होंने मुंह में कपड़ा ठूस दिया था। उन्हें बंधन से मुक्त करवाया। उनके भाई उन्हें घर ले आए। अब उनका बहुत ध्यान रखने जाने लगा। 2-3 लोग रात में उन्हें घेर कर सोते थे। जब वे गांव में जाते थे तब भी हथियार से लैस 2-3 व्यक्ति उनके साथ जाते थे। उन पर फिर से दबाव डाला जाने लगा कि वे अपनी जमीन अपने भाइयों के नाम कर दे। जब एक दिन उनकी सहन शक्ति ने जवाब दे दी, उन्होंने भी भयानक रूप धारण कर लिया। उन्होंने काका को धमकाते हुए कहा कि सीधे तरीके से तुम हमारे नाम जमीन कर दो, नहीं तो मारकर यही घर में ही गाड़ देंगे और गांव वालों को पता भी नहीं चलेगा। हरिहर काका ने जब साफ इनकार कर दिया तो उनके भाइयों ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। हरिहर काका अपनी रक्षा करने के लिए चिल्लाने लगे। भाइयों ने उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव वाले इकट्ठा होने लगे। महंत तक खबर पहुंच गई। वह पुलिस लेकर वहां पहुंचा। पुलिस ने काका को बंद मुक्त करवाया। उनका बयान लिया। काका ने बताया कि मेरे भाइयों ने जबरदस्ती इन कागजों पर मेरे अंगूठे के निशान लिए। उनकी दशा देखकर मालूम हो रहा था कि उनकी पिटाई हुई है। अब हरिहर काका ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की। अब वे घर से अलग रह रहे थे। उन्होंने अपनी सेवा के लिए एक नौकर रख लिया। 2-4 पुलिसकर्मी उन्हें सुरक्षा दे रहे थे और उनके पैसे पर मौज कर रहे थे। एक नेताजी ने उनके समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे जमीन पर उच्च विद्यालय खोल दे, पर काका ने इनकार कर दिया। गांव में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। लोगों ने सोचा कि काका की मृत्यु के बाद महंत साधुओं एवं संत को बुलाकर जमीन पर कब्जा कर लेगा। अब काका गूंगेपन का शिकार हो गए। वे रिक्त आंखों से आकाश की ओर ताकते रहे। तो यही था हरिहर काका चैप्टर। उसके बाद है चैप्टर नंबर 2, सपनों कैसे दिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपनों कैसे दिन कहानी गुरदयाल सिंह जी द्वारा रचित है। इस कहानी में लेखक ने अपने बचपन के माध्यम से स्कूल के वातावरण को दर्शाया है, जहाँ एक तरफ बच्चे खुशी खुशी स्कूल जाते थे, वहीं कभी मास्टर के डर से स्कूल जाने से भी डरते थे। इसमें 2 शिक्षक के व्यवहार के बारे में बताया गया है। हेडमास्टर शर्मा जी जो बहुत शांत स्वभाव के हैं और दूसरे प्रीतम चंद जो कठोर स्वभाव के हैं, जो बच्चों को अनुशासन में रहना सिखाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लेखक का बचपन कैसा था। तो लेखक अपने बचपन के दिनों के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से जब अपने दोस्तों के साथ खेलने जाते थे तो उनकी क्या स्थिति होती थी। नंगे पाँव, फटी मैली सी कच्छी और टूटे बटन वाले कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल होते थे। लेखक कहते थे कि जब खेलते कूदते भागते दौड़ते चोट लगती तब हम जख्मी हो जाते तो सभी की माँ बहनें हम पर तरस खाने की जगह मार पिटाई करती थी। लेखक बताते हैं कि मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे ही जैसे परिवार के हुआ करते थे। सभी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में से थे। हमारी आदतें भी कुछ मिलती जुलती थी। हम में से कुछ बच्चे हरियाणा और राजस्थान से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने वाले परिवारों में से थे, लेकिन जब वे खेलते थे तब एक दूसरे के व्यवहार में बखूबी समझ जाते थे। अब फिर अगला है लेखक का स्कूल के प्रति डर। तो लेखक बोलते हैं कि हम में से कोई ऐसा नहीं था जिसे स्कूल कैद नहीं लगता था। दूसरी तरफ जब हम नई श्रेणी में जाते तो बड़े होने के एहसास से खुश भी होते थे, परंतु साथ में डर भी लगता था कि मास्टरों से पहले से भी अधिक मार पड़ेगी। लेखक को जैसे स्कूल की छुट्टियों में जब नानी के घर जाते तो पहले 2-3 सप्ताह तो ऐसे ही निकल जाते। नानी के घर खूब दूध दही और मक्खन खाते और नानी के घर के पास जो तालाब था वहाँ दोपहर तक नहाते रहते और जो जी आता तो नानी से मंगवा लेते थे। जब छुट्टियां खत्म होने वाली थी तो डर बढ़ने लगता था कि मास्टर जी ने छुट्टियों का काम दिया था उसका हिसाब लगाने लगते और स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता। फिर लेखक बोलते हैं कि ऐसा समय में उनका सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता था, जो मास्टर की मार को सस्ता सौदा समझता था। फिर वे सोचते थे कि किस तरह से काम पूरा किया जाए। दिन रात एक करके काम पूरा करने की कोशिश करते पर सफल नहीं होता और मास्टर से पिटाई खा लेते थे। फिर लेखक स्कूल के बारे में बोलते हैं कि हमारा स्कूल बहुत छोटा था। इसमें छोटे छोटे 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के एज की तरह बने हुए थे। दाई और पहला कमरा हेडमास्टर जी मदनमोहन शर्मा जी का था, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा पर्दा लगा रहता था। स्कूल में प्रार्थना के समय वे बाहर आते थे और सीधे खड़ी कतार में लड़कों को देखकर खुश हो जाते थे। स्कूल के सारे अध्यापक भी उनके पीछे कतार में खड़े हो जाते थे। केवल मास्टर प्रतिम चंद जो पीटी के अध्यापक थे वे लड़के को भी देखते कि कोई कतार से बाहर तो नहीं है। वे बच्चों को दंड देते थे और इसके विपरीत हमारे हेडमास्टर शर्मा जी थे। वे बिल्कुल शांत स्वभाव के थे। वे 8वीं और 5वीं श्रेणी को अंग्रेजी खुद पढ़ाया करते थे। फिर लेखक बोलते हैं कि बिना रोए चिल्लाए स्कूल कभी जाना नहीं होता था, परंतु कभी कभी स्कूल में ऐसा भी पथ हुआ था कि जिसके चलते स्कूल
अच्छा भी लगता था। जब पीटी सर स्काउटिंग का अभ्यास कराते उस समय बहुत ही मजा आता था। फिर आगे लेखक जो है से उनके समय का सामाजिक स्थिति के बारे में बताते हैं। तो बोलते हैं हर साल अगली कक्षा में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी किताबें मिला करती थी, इसलिए अगली कक्षा में जाने का शौक भी नहीं होता था। लेखक के घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, पर वे पढ़ना चाहते थे। उस समय जब और बच्चे पढ़ना नहीं चाहते थे तो उनके माता पिता ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। वे सोचते थे कि आगे चलकर वो करेगा ही क्या, जो हमारा काम है वही तो उसे संभालना है, बस उसे हिसाब किताब ही आ जाए तो काफी है। लेखक का परिवार भी बड़ा था और वे पढ़ना भी चाहते थे, इसलिए मास्टर जी ने उन्हें हर साल एक कक्षा आगे की किताब पकड़वा देते थे। दूसरे विश्व युद्ध का समय था। लोगों को फौजी में शामिल होने के लिए नौटंकी और गाने के माध्यम से बहादुरी का दृश्य दिखाकर उन्हें आकर्षित किया करते थे। कभी कभी उन्हें महसूस होता था कि वे भी फौज जवानों से कम नहीं है। फिर मास्टर जी का व्यक्तित्व बताते हुए कहते हैं कि हमने मास्टर प्रीतम चंद को कभी भी मुस्कुराते नहीं देखा, उनसे सभी डरते थे और नफरत भी करते थे। मास्टर प्रीतम चंद बहुत सख्त सजा देते थे। वे चौथी श्रेणी में फारसी पढ़ाते थे। एक दिन उन्होंने सभी बच्चों को शब्द रूप याद करने को कहा, परंतु कोई भी बच्चा पूरी तरह याद नहीं कर पाया। मास्टर जी ने सभी बच्चों को टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़ने और पीठ ऊंची करने के लिए कहा। कई बच्चे सहन न कर सके और 3-4 मिनट के बाद बारी बारी से गिरने लगे। उसी समय हेडमास्टर उधर से निकले। उन्होंने पीटी सर को बच्चों से इतना बुरा व्यवहार करते देखा तो उन्हें सहन नहीं हुआ। उन्होंने पीटी सर को बहुत डांटा और उनको शिकायत डायरेक्टर सर को लिखकर भेज दी। जब तक ऊपर से आदेश नहीं आ सकता था तब तक पीटी सर को स्कूल में आने की अनुमति नहीं थी। बाद में पीटी सर अपने घर में आराम से रहते थे। उन्हें पक्षियों से बहुत प्यार था। उन्होंने घर में 2 तोते रखे हुए थे। वे उन्हें बादाम भी खिलाते थे और उनसे बातें भी किया करते थे। जब बच्चों ने पीटी सर को ऐसे देखा तो उन्हें चमत्कार सा लगा कि जो मास्टर स्कूल में बच्चों को मारता पीटता है वे अपने तोतों के साथ आखिर कैसे अच्छे से बात कर सकता है। तो यही था सपनों कैसे दिन चैप्टर। उसके बाद लास्ट चैप्टर टोपी शुक्ला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टोपी शुक्ला कहानी 2 अलग अलग धर्मों से जुड़ी बच्चों की कहानी है। इस कहानी में एक बच्चे और एक बूढ़ी दादी के बीच प्यार को दिखाया गया है। टोपी शुक्ला और इरफान एक दूसरे के बहुत पुराने और गहरे मित्र थे। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। टोपी शुक्ला हिंदू धर्म को मानता था, वही उसके दोस्त इरफान और उसकी दादी मुस्लिम धर्म से थी और दोनों के दिल में प्यार की प्यास थी। लेकिन जब भी टोपी शुक्ला अपने दोस्त इरफान के घर जाता है तो वह दादी के पास ही बैठता है। इरफान की बूढ़ी दादी की मीठी पूर्वी बोल उसके मन को बहुत भाता था। दादी पहले रोज टोपी शुक्ला की अम्मी के बारे में पूछती थी और फिर उसे रोज कुछ खाने को देती थी। टोपी शुक्ला को बूढ़ी दादी का हर शब्द गुड़ की तरह मीठा लगता था, इसलिए दोनों का रिश्ता बहुत ही खास और गहरा था। इरफान की दादी जितना इरफान को प्यार करती थी उतना ही टोपी शुक्ला को भी करती थी। वहाँ एक दिन ऐसा हुआ कि जब बूढ़ी दादी का मृत्यु हो गया उसके बाद टोपी शुक्ला को ऐसा लगने लगा कि उसकी जिंदगी में दादी का छत्र छाया ही नहीं रहा। उसको अपने दोस्त इरफान का घर खाली लगने लगा। उसके बाद जल्द ही इरफान के पिता का तबादला हो गया। उन दिन टोपी शुक्ला ने कसम खाई कि आगे से किसी ऐसे लड़के से मित्रता नहीं करेंगे जिसके पिता की नौकरी बदलने वाली है। इरफान के जाने के बाद टोपी शुक्ला अकेला हो गया। उस शहर के अगले कलेक्टर हरिनाथ सिंह थे। उनके 3 लड़के थे। उन सभी लड़कों में से डब्बू बहुत छोटा था, बिल्लू बहुत घमंड था, गुड्डू केवल अंग्रेजी बोलता था। उनमें से किसी ने टोपी शुक्ला को अपने मित्र नहीं बनाने दिया। माली और चपरासी टोपी शुक्ला को जानते थे, इसलिए वहाँ बंगले में घुस गया। उस समय तीनों लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। उन लोग के साथ टोपी शुक्ला का झगड़ा हो गया। डब्लू ने अल्सेशियन कुत्तों को टोपी शुक्ला के पीछे लगा दिया और वह कुत्ता जो है से टोपी शुक्ला को काट दिया। उसके बाद उसे 7 सुइयां लगी। उसके बाद उसे होश आया। फिर उसने कभी कलेक्टर के बंगले का रुख नहीं किया। इसके बाद टोपी शुक्ला ने अपना अकेलापन घर ही बूढ़ी नौकरानी सीता से दूर किया। सीता उससे बहुत प्यार करती थी। वह उसका दुख दर्द समझती थी। घर के सभी सदस्य टोपी शुक्ला को बेकार समझते थे। घर में सभी के लिए सर्दी में गर्म कपड़े बने, परंतु टोपी शुक्ला को मुन्नी बाबू का उतरा कोट मिला। उसने इसे लेने से इनकार कर दिया। उसने वह कोट घर की नौकरानी केतली को दे दिया। उसकी इस हरकत पर दादी क्रोधित हो गई। उन्होंने उसे बिना कपड़े के सर्दी बिताने का आदेश दिया। टोपी शुक्ला 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया था, जिस कारण उसे घर में और अधिक डांट पड़ने लगी थी। जिस समय वह पढ़ने बैठता था उसी समय घर के सदस्यों को बाहर से कुछ न कुछ मंगवाना होता था। स्कूल में भी उसे अध्यापकों ने सहयोग नहीं दिया। उसके 9वीं में लगातार 3
साल फेल होने पर उसे नजरअंदाज कर दिया। पिछले क्लास के छात्रों के साथ बैठना उसे अच्छा नहीं लगता था। कोई बच्चा अपनापन नहीं दिखाया। उसने स्वयं ही मेहनत की और तीसरी श्रेणी के साथ वह 9वीं पास कर ली। उसके 9वीं पास करने के बाद दादी ने कहा कि उसकी रफ्तार अच्छी है, तीसरे वर्ष में तीसरी श्रेणी में पास हो गया। तो यही था टोपी सुगला चैप्टर। तो इतना ही जो था से आप लोग क्लास 10 हिंदी संचयन भाग 2 में पढ़ना था। तो आप लोग को जो है अच्छी तरह से एग्जाम में लिखना है और एग्जाम के लिए जो है आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।